नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। देखिए, इसके बाद ओल्ड क्लास सेक्शन लगा ना हिस्ट्री का, ठीक है, उसके बाद लगेगा। चलिए, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत चौहान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आज से ऑनलाइन एप्लीकेशंस मतलब फॉर्म भरना स्टार्ट ही हुआ है। आप सभी लोग जो है इसकी कुछ बारीकियों को समझ लीजिए। सिलेबस भी डिस्कस करेंगे आज हम, पीटी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, मुख्य परीक्षा का भी नहीं कर पाएंगे, मुख्य परीक्षा फिर कभी और करेंगे। तो अभी जो प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन लगभग 283 पोस्ट हैं इसमें, ठीक है, जिसमें एसडीएम मतलब डिप्टी कलेक्टर से लेकर डीएसपी और लगभग नायब तहसीलदार तक, सबसे जो निचले उस पर आता है। तो ये सारे पोस्ट हैं इसमें और 283 पोस्ट हैं, अच्छे पोस्ट हैं। और अभी इसमें पोस्ट बढ़ेंगे, लगभग 300 से ज़्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी इस बार 2021 की। ठीक, ये 2021 की भर्ती परीक्षा जो 2022 में हो रही है, तो इस बात ध्यान रखिएगा, स्पेशली 2021 का पेपर है। और एक और बड़ा मुद्दा है जो आप लोग लगातार परेशान है कि सर 2020 का पीटी का रिजल्ट कब तक आएगा, तो उस पर भी एक चर्चा होगी। तो पहले सबसे पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं कि ये जो है जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो अपना है राज्य सेवा परीक्षा 2021, तो इसकी परीक्षा होगी 24 अप्रैल को। दिमाग पर रखेंगे, एक टारगेट बना ले, 24 अप्रैल को पेपर होगा। और कभी ये मत सोचा करें कि टाल मटोल करने के पेपर होगा कि नहीं होगा, पेपर होगा कि नहीं पेपर। अपनी तैयारी कर लीजिए आप, जो सिलेबस उसको कर लीजिए आप, पेपर तो होना तय है, ठीक है। सरकार की अगर व्यवस्था नहीं होती तो पेपर की डेट को थोड़ा आगे पीछे जरूर बढ़ा देती है, लेकिन पेपर जरूर लेती है, ठीक है। अब इस पे है, दिमाग में रखेंगे कि हमारा आज है 10 जनवरी, तो 10 जनवरी को दोपहर 12 बजे से इसकी जो है स्टार्ट करने की चीज कही गई है, ठीक है। 10 जनवरी 2022 से हमारा स्टार्ट होगा और ये चलेगा आपका 9 फरवरी 2022 तक चलेगा। और इसकी आप जो है कुछ आवश्यक चीजों को जान लें, जैसे आपके पास जीवित पंजीयन होना चाहिए। कोशिश करिए अगर पंजीयन आपका हाल ही में एक्सपायर होने वाला हो तो उस पंजीयन को भी थोड़ा बचा के रखिए, क्योंकि पंजीयन होना आवश्यक है, ठीक। तो जीवित पंजीयन होना चाहिए पहला। अच्छा, दूसरा एक और इसमें जो एक बड़ी बात है, इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा, इसका भी फाइनल रिजल्ट जो जारी किया जाएगा, वो जो हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है, केस क्रमांक है 25/181/2019, ठीक, जो 2019 में केस किया गया था। एक और खास बता दूं आपको मैं, रोस्टर इसमें हटा दिया गया है। पहले इसमें रोस्टर था, उस रोस्टर को हटा दिया गया है और एक 15 गुना की जगह 20 गुना बच्चों को पीटी में लिया जाएगा। तो ये भी एक अच्छा आप सबके लिए एक मौका है। इसमें आप लोग फॉर्म डालें, अच्छी तैयारी करें तो आसानी से चीज़ें। और वैसे पीटी क्रॉस करने से ही आपको एग्जाम नहीं क्रैक होता है। पीटी एक क्वालिफाई नेचर का होता है, लेकिन पीटी पहला द्वार है। जब पहला द्वार खुलेगा तभी आप अगली जाएंगे मेंस में। और फाइनली सिलेक्शन आपका जो होगा मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन होता है। तो ये चीज़ रहेगी। टोटल पदों की संख्या अगर चर्चा करें इसमें, तो टोटल 27 पद जो है डिप्टी कलेक्टर के हैं। डीएसपी के पद टोटल बात करें तो 15 हैं। ऐसे करके वाणिज्यिक जो कर अधिकारी होता है उसके 2 पद हैं। जिला पंजीयक के 1 पद हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की बात करेगा तो सहायक संचालक जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उनके 20 पद हैं। 6 पद हैं हमारे सहायक आयुक्त सहकारिता, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाओं में 5-6 पद हैं। और श्रम पदाधिकारी जो मुख्य निरीक्षक होता है, जिसे हम कहते हैं बेसिक तौर पर चीफ इंस्पेक्टर जो होता है, या मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम के तहत जो है 2 है। इसका मुख्य नगर पालिका अधिकारी की बात करें तो ये है आपका 2 है। ऐसे अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त की बात करें, मुख्य कार्यपालक अधिकारी जनपद पंचायत की, तो 13 पद हैं। और विकास खंड अधिकारी जिसे सब लोग अक्सर बीडीओ कहते हैं, इसके 14 पद हैं। उसके बाद आते हैं राजस्व विभाग में, तो नायब तहसीलदार, इसके 43 पद हैं, अच्छे पद हैं इसमें। सहायक श्रम पदाधिकारी की बात करें तो इसमें 2 पद हैं। और मुख्य नगर पालिका अधिकारी की बात करें तो 5 पद हैं। वाणिज्यिक कर निरीक्षक की बात करें तो 20 पद हैं, ठीक है। और सहकारिता विभाग की बात करें तो इसमें भी जो है सहायक सहकारिता सहायक निरीक्षक की 18 पद हैं। सबसे ज्यादा पद डाले गए हैं मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा में, जिसे हम कहते हैं मध्य प्रदेश अकाउंटेंट सर्विस, ठीक है। इस पे जो पद है, पदों की संख्या है 87 है, 87 पद हैं इसमें। तो ये आपके लिए थोड़ा सा जानना इतना जरूरी होता है कि हमें किस सेवा में जाना है। वैसे भी संभवतः हर कोई व्यक्ति पहले फॉर्म डालता है, चाहता है कोई डिप्टी कलेक्टर बने, उसके बाद डीएसपी बने। सबसे जब निचली रैंक आती है, सबसे निचले रैंक में आपको मिलता है मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा, जो है 87 इसमें जो पद है इस पे आता है। चर्चा करें हम तो इसमें जो आपका बाकी सारी चीजें, ये रहा आपका विज्ञापन तिथि
आवेदन, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 10 जनवरी है आपकी। अंतिम तिथि आपकी 9 फरवरी है आपकी। ऑनलाइन सुधार करने की तिथि 15 से लेकर जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक है। और प्रवेश पत्र आपका जो है 15 अप्रैल तक आएगा और आपका परीक्षा तिथि जो है आपको 24 अप्रैल को होगी। ये अपने दिमाग में अच्छे से बांध लें कि ये इस डेट को आपको हर हाल में कंफर्म करना ही करना है। और एक और चीज जो इसमें कुछ खास आपके लिए जानने के लिए है कि इससे संबंधित वो सारे चीजें, ठीक, ये इतने हमारे सेंटर जहां जहां प्रारंभिक परीक्षा होगी, लगभग 52 सेंटर्स हैं जितने हमारे जिला है, उन सभी जिलाओं सेंटर पर इनको सेंटर दिया गया है। ठीक है, ये 2021 का, ठीक है, समझ रहे हो ना। इस पे तुम्हें लेना है सिलेक्शन, समझ रहे हो। इसका भी सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, सिलेबस आया है, एमपीपीएससी ने सिलेबस डाला, उस सिलेबस उससे जो उन्होंने 2020 वाला सिलेबस था 2021 के लिए डाला सिलेबस। बस 3 बातों का ध्यान रखना। फोटो, नई फोटो यूज करना। मैं आप सबसे हमेशा मार्गदर्शन देता हूं आप लोगों का, तो एक ही चीज कहूंगा, आप लोग बहुत मतलब कई लोग बहुत कंजूस हो जाते हैं। आप लोग पता नहीं क्यों पुरानी फोटो का इस्तेमाल क्यों करते हैं। आप लोग नई फोटो खिंचवा लीजिए, नई फोटो का इस्तेमाल करिए। फोटो में बकायदा फोटो के नीचे सिग्नेचर होना चाहिए। एक उसका टेम्पलेट आता है इसका, एक प्रकार से उसको डाउनलोड करके फिर उसको अपलोड करिए। आप लोग पुरानी फोटो इस्तेमाल मत करिए। वो आप जब फॉर्म भरने लगते तो आप ढूंढते हैं आप लोग कि यार वो फोटो कहां गई, तो समस्या आ जाती है। जितने भी छात्र फाइनल ईयर में हैं और जिनकी एज 21 साल हो चुकी है, वो सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, फाइनल ईयर के छात्र भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और जो फाइनल पास है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय एक बात का विशेष बात ध्यान रखें, जिनके पास बीएससी है, जिनके पास बीकॉम है, जिनके पास कंप्यूटर की डिग्री है, जो बीटेक है, ये सब लोगों के लिए बता देना चाहता हूं, आप लोग फॉरेस्ट सर्विस में भी क्लिक करिएगा। मतलब आप दोनों सर्विस में क्लिक करिएगा, ठीक है। मतलब स्टेट सर्विस, उसमें 3 ऑप्शन आते हैं। एक आता है स्टेट सर्विस, एक आता है फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है, और एक सिविल सर्विस, एक आता है फॉरेस्ट सर्विस, एक आता है बोथ। तो बोथ में करिएगा। और जिन लोगों ने बीए कर रखा है, जिन लोगों ने क्या कर रखा है, बीए कर रखा है, वो सिर्फ स्टेट सर्विस में डालिएगा। ये अच्छे से अभी दिमाग पे रखेंगे आप लोग, ठीक है, अभी भी दिमाग पे रखिए, क्योंकि बाद में फिर आप लोगों को बहुत तकलीफ हो जाती है। और आप लोग एमपी ऑनलाइन वाले के पास जाते हो, इतना ज्ञानी नहीं बैठा बेचारा, ठीक है, उसी फॉर्म भरने का काम है। आप गए बोले हाँ एमपीपीएससी के फॉर्म डाल, एमपीपीएससी फॉर्म डाल देगा। आप एक अच्छा खासा जॉब छोड़ देते हैं, कौन सी, फॉरेस्ट सर्विस की। फॉरेस्ट सर्विस में जो मुख्य परीक्षा होती है 2 ही पेपर आते हैं बेसिक तौर पर, और वो भी होते हैं ऑब्जेक्टिव। आपको रेंजर की पोस्ट मिलती है, उससे ऊपर की पोस्ट मिलती है। आपको पता होना चाहिए कि ये पीटी जो होता है दोनों को सम्मिलित करके होता है। और पीटी में जब आप स्टेट सिविल सर्विस के एग्जाम देते हैं, जैसे आप डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, आप डीएसपी बनना चाहते हैं, तो यहां पर पीटी में सिर्फ पहले पेपर की प्राथमिकता दी जाती है, दूसरा पेपर क्वालिफाई होता है। लेकिन जिनकी मैथ्स अच्छी होती है, जिन लोगों की रीजनिंग अच्छी होती है, उन लोगों की एक बहुत बड़ा फायदा है। अगर आपके पास बीकॉम, बीएससी, बीटेक ये सब कर रखे हैं, कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रखे हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि आप जो आपका पहला पेपर, दूसरा पेपर, दोनों के मार्क्स जुड़ेंगे और आप मुख्य परीक्षा में सीधे कहां चले जाएंगे, आप फॉरेस्ट सर्विस में चले जाएंगे। रेंजर वगैरह के लिए एक अच्छी पोस्ट होती है, उससे हाथ मत धोइए आप लोग, ठीक है। तो उसमें दोनों में फॉर्म डालिएगा, ये गलती मत करिएगा। और लास्ट ईयर वाले बच्चे बिल्कुल फॉर्म डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लास्ट ईयर वाले एमपीपीएससी में फॉर्म डाल सकते हैं, यूपीएससी में फॉर्म डाल सकते हैं, बस 21 साल की एज होनी चाहिए। ये बात क्लियर हो गई क्या ऑनलाइन वालों को? जी 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 पुष्पेंद्र भाई, हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं आप पुष्पेंद्र भाई जी, नमस्कार नमस्कार, ठीक है। चलिए थैंक यू। अब इसका थोड़ा सा सिलेबस की चर्चा करते हैं कि इसका प्रारंभिक परीक्षक सिलेबस क्या है। ये 3 चीजें याद रखना। आज से फॉर्म भरे जाएंगे, कल से या आज से ही भर दीजिए फॉर्म, कल से भर दीजिए। जिस डिस्ट्रिक्ट में भरना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में आपके पास आधार कार्ड या कि जो भी रेंट एग्रीमेंट का प्रूफ होना चाहिए आप लगा दीजिएगा, ठीक है, पहला। दूसरा क्या करना है आपको, पहला। दूसरा, फोटो लेटेस्ट लेके जाना। तीसरा, रोजगार पंजीयन पुराना मत लगा देना, या कि नया बनवा लो, फ्रेश लगाओ। और ये भी देखो किसका एक्सपायर होने वाला, अगले साल एक्सपायर होना है, 2 महीने वाला एक्सपायर होने वाला है, तो उसको भी क्या कर लो, सही दिमाग में रख लेना कि इतने दिन में एक्सपायर होने वाला है, तो मुझे करना है। पता चले आपका सिलेक्शन हो जाए और बाद में बोल दें कि आपका पंजीयन तो एक्सपायर हो गया। तो ये इन सब थोड़ी थोड़ी बातों ध्यान रखना। फोटो, नई फोटो रखना, उस फोटो की 10 से 12 प्रति होनी चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वही फोटो आप मेंस में लगाइए, वही फोटो आप इंटरव्यू लेके जाइए। पता चले अभी काली बंडी में लगा दीजिए, बाद में लाल बंडी में पहुंचिए, ठीक है। अब वो उनको तो खैर भगा नहीं सकते, लेकिन आपके अंदर मानसिक प्रताड़ित कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। चलिए चलिए थैंक यू। अब यहां पर क्या करना है, हमें कुछ खास चीजों पर ध्यान देना है। मैं जो आपको बताने वाला हूं, इसका सिलेबस की चर्चा करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
पहली चीज हमने बता दी, आज से फॉर्म भरा जा रहा है और कोई भी छात्र जो 21 साल का है और थर्ड ईयर में भी है और ग्रेजुएशन हो रखा है या थर्ड ईयर में, वही फॉर्म भर सकता है। सर क्रिमिनल केस है, कोई इफेक्ट होगा? देखो नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि आप किसी भी कोर्ट के द्वारा सजा ना दी गई हो आपको, और अगर आपके ऊपर केस चल रहा है तो उस केस की अंतिम फैसले तक आप जो सिलेक्शन लेंगे उसको पेंडिंग रखा जाएगा, मतलब आपको भगाया नहीं जाएगा, आपका सिलेक्शन होल्ड पे रहेगा। तो आप अच्छी बात है, आप सिलेक्शन ले लीजिए और केस चलने दीजिए। सिलेक्शन लेने के बाद मेरे जैसे पढ़ाइए बढ़िया शानदार, खूब पैसा कमा लीजिए आराम से, ठीक, केस में पैसा लगा लीजिए आराम से। जब वहां से केस हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा, तो आप क्या करिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी अगर सजा सुना देता तो आप हाई कोर्ट में स्टे ले लीजिए। आप देखो तरीके होते हैं, तरीका यह है कि आप अच्छा मेहनत करिए, पढ़िए, पेशी चलने दीजिए, पैनिक मत होइए। अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप किसी भी कोचिंग में आप एज ए डिप्टी कलेक्टर जाके पढ़ाएंगे, अभी आपका सिलेक्शन हो गया, होल्ड पे रख दी गई है कि आपका फैसला भी नहीं हुआ, लेकिन आपकी जॉब नहीं जाएगी। आप किसी कोचिंग पढ़ा सकते हैं 5 लाख रुपए मंथली हिसाब से। एक डिप्टी कलेक्टर को आराम से एक अच्छा खासा कोचिंग 4-5 लाख रुपए देगा ही देगा मंथली, और नहीं देगा तो एक काम करना, अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोल लेना, ठीक, खुद का यूट्यूब चैनल खोल लेना, नाम लिख देना एसडीएम क्लासेस, ठीक, या डिप्टी कलेक्टर क्लासेस। तुम्हारे पास इतना बच्चा हो जाएगा, इतना बच्चा होगा कि साल भर में करोड़ों रुपए तुम्हारे जेब में होंगे, और उस करोड़ रुपए को लगा देना अपने केस को जीतने में। केस जीतोगे, इधर से तुम्हारा ऑर्डर जारी हो जाएगा। मैं एक एडवोकेट हूं, हमेशा एक अच्छी सलाह देता हूं, एक वकील होने के नाते अच्छी सलाह देता हूं, पॉजिटिव वे पर करो, अपनी कमजोरियों को अपना शस्त्र बनाओ, ठीक है। अपनी कमजोरी जो अपना शस्त्र बना लेता है, विजेता वही कहलाता है, ठीक, बहुत अच्छे तरीके जानेंगे, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो मैं बोलता हूं आपको पता है, एकदम रियलिटी। आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुछ भी कह दे, कितना भी ज्यादा बोल दे कि तुम्हें सजा दी जाती, हाई कोर्ट में पिटीशन लगा दो, पैसा है तो हाई कोर्ट में लगा दो, और तुम्हें कुछ नहीं करना। एक अच्छा सा वकील सर्च करना, ले 20 लाख रुपए ले, स्टे लो इस ऑर्डर पर, स्टे लेने के बाद कोर्ट को डिसमिस करवाओ, डिसमिस होता है। हाई कोर्ट कुछ कह दे, सुप्रीम कोर्ट पे केस लगाओ। पैसा होना चाहिए, और पैसा के लिए दिमाग होना चाहिए। पैसा घूमता है, इस संसार में पैसा घूमता है। आज तक मुझे कभी पैसे कमी नहीं पड़ी, बचपन से लेकर आज तक। पैसे कमाने की, मेहनत करने की बात होनी चाहिए। मुझे पैसा हवा में दिखाई देता है। बस एक ही चीज है कि कर्म विहीन पुरुष पावत नहीं, सकल पदार्थ यह जग माही। हर प्रकार के पदार्थ इस जग में हैं, और कर्म विहीन पुरुष पावत नहीं। जो कर्म से विहीन पुरुष होता कभी प्राप्त नहीं करता है, उसको निकाल लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये चीजें करेंगे आप लोग। सर बीए पास हूं, फॉरेस्ट का फॉर्म डाल सकते? नहीं 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 नहीं। चलिए अच्छा, एक और चीज करते हैं इसमें, इसका सिलेबस क्या रहेगा। इसका सिलेबस की अगर चर्चा करें हम, इसके सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। पीटी की चर्चा करते हैं, मुख्य परिचर्चा फिर कभी आगे करेंगे, ठीक है। एमपीपीएससी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे हम, आज से स्टार्ट होंगी क्लासेस। लेकिन आज से क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोग डेमो क्लासेस लेंगे। जब आपको लगेगा कि ये मास्टर हमें पढ़ा सकता है, तभी मेरा एडमिशन लीजिएगा, तभी मेरे से यहां एडमिशन लीजिएगा। हम जितने बैचेस चलाते हैं बहुत ईमानदारी से चलाते हैं। अभी पुलिस का बैचेस, बाकी बैचेस चल रहे हैं, बहुत शानदार बैचेस चल रहे हैं। जब वो बैचेस फिनिश हो जाते हैं, क्योंकि मैं खुद उसको पर्सनली डील करता हूं बैचेस को, मेरे पीटी में 134 मार्क्स 2020 में है, मतलब 67 क्वेश्चन मेरे सही है। मेरा पीटी मतलब भगवान की कृपा से हो ही जाएगा, ये ऐसा अनुमान है। और अच्छे मार्क्स है, 67 मार्क्स 2020 के अकॉर्डिंग अच्छे मार्क्स कहलाते हैं। मैं जो होता है मैं बिल्कुल सत्य बोलता हूं। मेरे क्या मार्क्स है मैं आपको बता दिया, तो मैं आपकी पीटी की नैया पार लगाने के लिए पर्याप्त व्यक्ति हूं। यह बात दिमाग में रखिए कि सर के अगर 2020 में इतना हार्ड पेपर के बाद भी अगर 67 क्वेश्चन सही है, 134 मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब गुरुजी हमें सही गाइडेंस दे सकते हैं, ठीक। अभी जब मेरा पीटी का रिजल्ट आएगा तो मैं आप सबको शो कर दूंगा कि मेरा रिजल्ट दिनेश सिंह चौहान का ये रिजल्ट रहा आप लोगों का, ठीक है। तो दिमाग में बहुत अच्छे से चलिए कि हाँ, अगला बंदा हमें वो चीज पढ़ाने वाला है जिसने खुद ही इस चीजों को कर रखा है। तो ये जैसे एक होता है किसी मास्टर से तुम पूछोगे सर आपने किया कभी क्या नहीं, वो चाहे बोले ना बोले, मैं पहले बोल देता हूं कि मैंने क्या किया है, मेरी क्या लेवल था, मैंने 2020 में कितने अटेम्प्ट किए, कितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं, मेरे स्कोर कार्ड में कितने मार्क्स है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ठीक। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे इसको करना है, ठीक ना। चलिए अब इसके हम सिलेबस की चर्चा करते हैं। सिलेबस की अगर चर्चा करें हम देखते हैं इसमें, तो इसका पाठ्यक्रम 2021 के लिए जो डाला गया है, 2 पेपर रहेंगे आपका। एक है जो लोग अभी नया फॉर्म डालने वाले हैं उनके लिए बता दूं, 2 पेपर होता है। एक होता है सामान्य अध्ययन, जिसमें जीके बेसिक तौर पर जीके जीएस होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं आपके, उसमें क्या पूछेगा बता देता हूं आपको। और दूसरा होता है सामान्य अभिरुचि पर, जिसे कहते हैं सी सेट कहते हैं। इसमें मैथ है, रीजनिंग है,
और आपकी पूर्व धारणाएं, बहुत सारी चीजें मिला करके क्वेश्चंस को देता है। ठीक, पैसेज वगैरह देता है, कुछ हिंदी वगैरह पूछ लेता है, हिंदी से अभिरुचि मानसिक अभिरुचि पूछ लेता है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए सर 124 प्लस 144 आया फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट का हो सकता है, फॉरेस्ट का हो सकता है बेटा, थोड़ा सा अपनी तैयारी करते रहो इस बार, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, सामान्य अध्ययन का अपना ही रहा और आपका सामान्य अभिरुचि का। जो लोग डीएसपी बनना चाहते हैं, डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए सेकंड पेपर मात्र क्वालिफाई होता है, मतलब आपको 40 क्वेश्चन बस आपके सही, मतलब 80 क्वेश्चन आपके जाने में। मेरे को मिले इसमें 108 नंबर, ठीक है। मैं एक्चुअली फॉरेस्ट सर्विस देता ही नहीं, मैं, मेरा मेन फोकस होता है सिविल सर्विस की ओर, तो मुझे इसमें मिले हैं 108 नंबर, इसमें मिले मेरे को 134 नंबर, ठीक है। तो मतलब ये है कि क्वालिफाई कितना चाहिए, 80 नंबर, तो 80 में की जगह मुझे कितने मिले 108, इसमें कितने मेरे मतलब 67, मतलब 134। अब 2020 का पेपर तो आपको अच्छे से पता है कि जिन लोगों ने कुछ ऐसे जैसे हमारी छात्रा, इनकी एक मित्र हैं, वो क्या है इस समय नायब तहसीलदार है, उनके पीटी में इस बार कितने मार्क्स हैं? 50 के आसपास है ना। मतलब बहुत पढ़े, जो पढ़ने वाले, जो इवन जो तैयारी में नहीं है, मतलब तैयारी करके जो डिप्टी कलेक्टर हैं, कोई नायब तहसीलदार है, सॉरी डिप्टी कलेक्टर तो पेपर क्यों देगा इसका, जो लोग नायब तहसीलदार है उनके खुद के मार्क्स 60 से नीचे जा रहे थे। इस बार पेपर का लेवल थोड़ा ऐसा था, ठीक है। तो सीसेट की क्लास भी लगेगी, बिल्कुल टेंशन मत लेना आप लोग, बहुत पहले अच्छे से समझ लीजिए। ये कि जो अभी नए कमर्स है, जो लोग नए आए हैं, उनको बता दूं कि अगर आपका जज्बा है दोस्त कि आपको डीएसपी बनना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है, ये चीज बनना है, तो आपके लिए पहला पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। और इस साल भी मैं लिख के ले लो, अगर आपके 67 से एबव मार्क्स हैं, मतलब एबव क्वेश्चन सही हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 70 भी अगर मान के चलिए, तो आपका सिलेक्शन 2021 में भी हो जाएगा पीटी। अभी से देख ली मत में 70 प्लस दिमाग में रखेंगे, 70 प्लस, ठीक। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक, बहुत सारी महत्वपूर्ण है, ठीक। सर आपसे ज्यादा मेरे हैं, देखो रवि प्रताप सिंह, तुम्हारे ज्यादा हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं ज्यादा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा दिमाग जब वहां पर जिस 2 घंटे के जब बैठा मैं, तो मैंने बहुत सारे आसान क्वेश्चंस को गलत कर दिया, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को गलत कर दिया, मैं क्या बताऊं आपको। जो टफ क्वेश्चंस थे वो मेरे बहुत गजब सही हुए। तो इसमें ये नहीं कि सर मेरे आपके ज्यादा है, मेरे पीटी में तो तुम मुझसे ज्यादा ज्ञानवान हो जाओगे या मैं तुमसे ज्ञान जाना। असली मजा तो आएगा मुख्य परीक्षा भी जब होगी। मुख्य परीक्षा में, तो मुख्य परीक्षा में तुम कितना लिख सकते हो, क्योंकि जितने एसआई देने वाले पेपर बच्चे हैं, जितने कांस्टेबल देने वाले बच्चे पेपर, उनके अक्सर जीके जो है, एमपी जीके बाकी बड़ा तगड़ा तैयारी कर लेते हैं। और जब तगड़ा तैयारी कर लेते हैं तो क्या होता है, उनका पीटी में उनकी मार्क्स क्या हो जाते हैं, ज्यादा आ जाते हैं। लेकिन वो लोग रो देते हैं कि इसमें मुख्य परीक्षा में, क्योंकि उनसे 10 क्वेश्चन लिखना नहीं आता है। तो ये मत बताओ मुझे कि सर मेरे ज्यादा है कि मेरे कम है। मैं एक टीचर होने के नाते एक अपना वो बता रहा हूं कि भाई मैंने क्या अर्जित किया, मैंने कहां तक पहुंचा इस एग्जाम 2020 वाले में, 2021 में मेरे उससे बेहतर ही होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। चलिए, तो ये जो चीजें हैं, तो ये परीक्षा जो आपका टेस्ट रूप में ली जाएगी, इसके मार्क्स मेंस परीक्षा में नहीं जोड़े जाते हैं। ये बहुत अच्छे दिमाग में रखेंगे आप लोग। 100 क्वेश्चन होंगे, अंग्रेजी हिंदी दोनों माध्यम रहेगा, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, ये दिमाग में रखेंगे आप लोग। अब आते हैं हम लोग सिलेबस का। मुझे इतना अच्छा सिलेबस लगा 2020 का सिलेबस, बहुत अच्छा। सर बीसी वाले फॉर्म डाल सकते, बिल्कुल डाल सकते, बिल्कुल डाल सकते, ठीक है। चलिए, गुरुजी पंचायती राज वाली किताब, पंचायती राज वाली किताब इस एग्जाम के लिए तो सबसे अच्छी है, क्योंकि 5 से 10 क्वेश्चन आजकल पूछ ही रहा है, ठीक है, उसको ले ही लेना, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए सर, फॉरेस्ट का फॉर्म डाल सकते हैं क्या बीएससी कंप्यूटर? हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल डाल सकते हैं दोस्त। सर प्लीज हर यूनिट पर एक डिटेल्स वीडियो बनाने का प्रयास करें प्लीज। बताता हूं आपको, अभी मैं पूरी चीज आपको बता दे रहा आपको। बीटेक वाले किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बीटेक वाले दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीटी पर जॉब नहीं, पीटी निकालने पर जॉब नहीं मिलती है, मुख्य परीक्षा भी निकालने पर जॉब नहीं मिलती, मुख्य परीक्षा इंटरव्यू में रैंक आने पर जॉब मिलती है, ठीक है। हमारे मित्र अजय पांडे सर कम से कम 3 बार मुख्य परीक्षा लिख चुके। हमारे जो मित्र हैं डीएसपी उदय भान सर, उन्होंने कम से कम 7 मेंस लिखे हैं। और सोचो 7 मेंस लिखे हैं कब तक? 2017 तक उन्होंने लिखा है, 2018 तक लिखा उन्होंने। और एग्जाम उनका कौन सा क्रैक हुआ? 2014 वाला। समझ रहे हैं आप? डीएसपी बनने के बाद भी उन्होंने एक बार एसडीएम के लिए तैयारी की, क्योंकि जितने डीएसपी आप लोगों को लगता है डीएसपी यो मैन खाकी, जब डीएसपी बनते हो तब लगता है कि डिप्टी कलेक्टर की औकात क्या होती है, ठीक है। उस दिन पता चलता है, उस दिन पता चलता है कि आपको डीसी होना चाहिए था, एक एसडीएम की क्या ताकत होती है, एक मजिस्ट्रेट भी होता चलता फिरता, ठीक है।
एसडीएम बड़ी चीज है, तहसीलदार की क्या ताकत होती है आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो उस दिन पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो पहला अच्छी बात यह है कि आपके पास सिलेबस इस बार कर दिया है, एकदम क्या फिक्स कर दिया, क्लियर कर दिया है, बस तैयारी आपको करने का तरीका अलग होना चाहिए। ये पहला यूनिट है, इस यूनिट में मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृत एवं साहित्य से क्वेश्चन पूछेगा। इसको सही तरीका करने का एक ही है, आप जो भी किताबें से पढ़ लीजिए, चौहान एकेडमी का नोट्स ले लीजिए, उसके अलावा गूगल और इंटरनेट जो करेगा, इसमें 10 में कम से कम 9 मार्क्स उसके आएंगे ही आएंगे, ये दिमाग में रखिएगा आप लोग। लेकिन सिर्फ किताब के भरोसे रहोगे तो पेपर में नहीं बनने वाला है, ठीक। अब बताता हूं आपको, क्योंकि किताब की एक लिमिट होती है लेकिन इंटरनेट की कोई लिमिट नहीं है। इंटरनेट में हर दिन जो जो चीज अपडेट आती है वो चीज आप लोग दिमाग में रखेंगे। तो मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं मतलब जैसे उदाहरण उठा लीजिए आप लोग, मध्य प्रदेश में बहुत सारी घटनाएं हुई, ठीक है। जैसे अब घटनाओं को उठाएंगे, बुंदेला विद्रोह, आपको पता होना बहुत बड़ी घटना है। मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार के आक्रमण हुए हैं, मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार के दौरे हुए हैं, चाहे अकबर का दौरा हो, चाहे वो मुगल काल के किसी अन्य का दौरा हो, या किसी हम ऐसे दौरे की बात करें, है ना, या बात करें कि हमारा दक्कन के जो विद्रोह का क्या असर पड़ा इधर, ठीक, ये दिमाग रखेंगे। इसके अलावा प्रमुख राजवंश, तो जितने भी राजवंश है, जैसे एग्जाम में पूछा मौखरी, अब लोग नहीं पढ़ते मौखरी, वाकटक, ठीक है, तो अगर मौखरी वाकटक वंश की, कलचुरियों की कई शाखाएं हुई, 3-4 शाखाएं हुई हैं। अब उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी शाखा थी, अभी इस बार भी पूछा, चंदेल वंश से 2 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। जैजाक मुक्ति भी क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से, ठीक है, कि कहां पर है। तो ये कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कुछ वंश। अच्छा, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, अब इसमें 1857 में क्या योगदान था। अब 1857 की अगर चर्चा करें तो हमारे मध्य प्रदेश में 1857 से पहले मध्य प्रदेश के, जिन्हें मंगल पांडे कहते हैं, क्या नाम है, कुंवर चैन सिंह, 1824 के आसपास ही देखिए इनको, 1857 में आंदोलन होता है, वो 1824 में ही इधर ये काम कर देते हैं। बुंदेला विद्रोह उसके पहले शुरू हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए हमारे हैदर शाह के बारे में, बाकी चीजें, ठीक है, हमारी रानी दुर्गावती के बारे में। तो ये जो थे पूरा का पूरा एक पैटर्न मिलता है हमारा कि मध्य प्रदेश में 1857 का एक तो करना आप लोग, उसके पहले का चीज विद्रोह, और 1947 तक जो है, जैसे झंडा सत्याग्रह की बात करें, हम बात करें नमक सत्याग्रह की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि यहां से सीधे आपके उठ करके सीधे एग्जाम में पहुंच जाते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला, कलाएं और स्थापत्य कला की बात करें अगर हम, तो मध्य प्रदेश की प्रमुख स्थापत्य कला मतलब आप देखें, मंदिर उठाइए आप लोग, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे मध्य प्रदेश में क्या है, मंदिर, गुफाएं। आप उठा लीजिए, जाइए आप खजुराहो, मैं भी कुछ दिन पहले घूमने गया था, देख करके आंखें फटी की फटी रह जाती, कितनी गजब चीज बनाई। अब आप इसमें समझना है द्रविड़ियन शैली क्या है, गौथिक क्या है, नागर शैली क्या है, वेसर शैली क्या है, क्या मुख होता है, गोपुरम क्या है, क्या नहीं है, किस मंदिर में कौन सी चीजें हैं, ये थोड़ा सा आपको स्थापत्य कला करना है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां, अब जनजातियों की बात करें, शिवराज सिंह चौहान ने भी एक बात घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में हम सबसे ज्यादा क्या करेंगे, एक ही काम करेंगे कि क्वेश्चन जब भी हमारा पूछेंगे, हर परीक्षा में हम जनजाति संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें आपको पता है हमारे प्रदेश में 2 प्रकार की बहुत महत्वपूर्ण जनजाति हैं, एक जनजातियां हैं और एक है विशेष पिछड़ी जनजाति। सहरिया की बात कर लीजिए, ठीक है ना, भारिया की बात कर लीजिए। इनको क्यों विशेष कहा गया है, इनसे संबंधित कुछ मुद्दे हैं, इनके शादी विवाह कैसे होते हैं, इनका कल्चर कैसे होता है, इनकी भाषाएं क्या है, बात समझ रहे हैं। तो ये चीज मध्य प्रदेश को भी 4 भागों में बांट लीजिए आप लोग, एक ऊपर का, उत्तर का देख लीजिए, दक्षिण में रहने वाली, पूरे में से आप जैसे कोल की बात करें, ठीक है, कोल पानी का, ठीक है, आप बात करें कि गोड़, आप बात करें क्या हमारा वैगा, तो ये क्या खाते हैं, पेज कहाँ है, लमसेना विवाह क्या है, भगोरिया नृत्य की बात करते, भगोरिया प्रथा कहाँ है पीछे, दूध लौटावा क्या है, ये सब चीजों को थोड़ा सा पढ़ेंगे। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी हमारे मध्य प्रदेश में हो गया इस समय, रानी कमलापति का जब से ये रेलवे स्टेशन बदला गया, वहां से प्रश्न बहुत सारी चीजें आ रही, ठीक, ये दिमाग में रखें कौन से मन से। तो ये चीजें मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार की बात करें, त्योहार की बात करते हैं, जैसे अब आप देखेंगे तो हम सामान्य त्योहार जो पूरे देश में मनाए जाते हैं अलग त्योहार है, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ विशेष त्योहार है, कुछ उत्सव हैं, जैसे वनोत्सव है, जैसे आपका रंगोत्सव है, ठीक है,
आप बहुत सारे उत्सव प्रकार के मनाए जाते हैं। लोक संगीत की बात करते हैं तो आपको पता है हमारे संगीत, चलिए आप आइए, संतों के जो गीत हैं, ठीक है, बहुत सारे गीत हैं। आप चले जाइए, आप अपने निमाड़ क्षेत्र में चले जाइए तो वहां पर एक अलग प्रवृत्ति की चीजें। आप पहुंच जाइए अपने बघेलखंड में, आप यहां पर अलग चीजें पाएंगे। ऐसे ही लोक कलाएं एवं लोक साहित्य की बात करते हैं। लोक साहित्य में आप ईश्वरी की सागर है, बुंदेलखंड में चले जाइए तो ईश्वरी की फागें बहुत चलती हैं। आप चले जाइए बघेलखंड में तो बघेलखंड में आपको बिरहा गाते हुए लोग बहुत सारे मिल जाएंगे। आप निमाड़ में चले जाइए, आप मालवा में चले जाइए तो आपको अलग चीजें मिलेंगी। हमें करना क्या, यही तो पढ़ना है, ठीक। इसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां। अब आपको इस साहित्यकार को कई प्रकार से बांटा है। एक तो सबसे पहले आदिकाल से शुरू करिए आप, आदिकाल शुरू करिए आप। भर्तृहरि सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, कालिदास सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो वहां से आप पढ़ते आएंगे तो आधुनिक काल तक आप जब पहुंचेंगे, अभी तक जब पहुंचेंगे तो आधुनिक काल में माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, मुझे तोड़ नीला बनमाली उस पद पर तुम देना फेंक, तो एक क्वेश्चन यहां से पुट करेगा ही करेगा, ठीक। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल की बात करें तो आपको पता है कि पर्यटन स्थल बहुत फेमस है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अगर आजीविका का साधन देखा जाए, मध्य प्रदेश में इनकम का साधन देखा जाए तो एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है क्या हमारा मध्य प्रदेश के क्या पर्यटन स्थल। इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व की बात करें, अभी क्वेश्चन पूछा था क्या, टांटा भील पूछा था, हो सकता अगली बार भीमा नायक पूछे, खाजा नायक पूछे, ठीक है। निमाड़ का रॉबिनहुड किसे कहते हैं, भारत का रॉबिनहुड किसे कहते हैं, बिरसा मुंडा, उलगुलाल पूछा था क्वेश्चन आपसे, तो ये भी। और मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व अभी जैसे देखिए, अभी आपको पता है गौड़ शासकों के बारे में कि गौड़ शासक क्या है, एक प्रकार से राजपूत थे और उन्होंने मध्य प्रदेश में स्वतंत्र आंदोलन हो या कि चाहे वो अंग्रेजों खिलाफ आंदोलन बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मुगलों खिलाफ हिस्सा लिया, तो ये चीजें यहां से टोटल आपके क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। ऐसे ही आपका भारत के इतिहास की बात करते हैं, टोटल भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं। इस साल भी इसमें क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए। तो प्राचीन मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं क्या थी, 19वीं शताब्दी में क्या धार्मिक सुधार हुए, आंदोलन क्या हुए, स्वतंत्रता संघर्ष में क्या, राष्ट्रीय आंदोलन में क्या हुआ, और स्वतंत्रता के पश्चात भारत के एकीकरण एवं पुनर्गठन कैसे किया। जैसे मान लीजिए जब स्वतंत्रता हुआ तो मध्य प्रदेश कैसे बना, पूरे देश में कैसे अलग अलग राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो ये इससे आएंगे आपके हर एक टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन, तो कुल 10 क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का भूगोल, भूगोल में क्या है, मध्य प्रदेश के वनोपज क्या क्या है, वन्य जीव क्या है, नदियां, पर्वत श्रृंखलाएं, मध्य प्रदेश की जलवायु, प्राकृतिक खनिज संसाधन, मध्य प्रदेश में परिवहन, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं, मध्य प्रदेश के कृषि पशुपालन कृषि आधारित। कुल मिलाकर अगर हम इसको चर्चा करें तो जो हम आज तक पढ़ते आए हैं उसी को उन्होंने क्या बांट दिया है, यूनिट में बांट दिया। फिर भारत में विश्व का भूगोल की बात करते हैं, पहले भौतिक भूगोल की बात करते हैं। भौतिक भूगोल का मतलब आप लोग भौतिक भूगोल शुरू किए होंगे तो पढ़े होंगे कि सबसे पहले कि हमारे ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, है ना, उसके बाद ग्रह उपग्रह कैसे बने, फिर उसके बाद पृथ्वी में हम आते हैं तो पृथ्वी में देखते हैं किस प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं क्या होती है, जलवायु कैसे होती है, पवन वर्षा कैसे होती है, मेघ कैसे बनते हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक अच्छी स्टैंडर्ड किताब पढ़ेंगे तो आपको आराम से आ जाएगा। इसके बाद आता है हमारा प्राकृतिक संसाधन है हमारा, ठीक है, सारे संसाधन। सामाजिक भूगोल की बात करते हैं जो जनसंख्या संबंधी जननांकी, ठीक है, इस बार फिर से आपके 2011 की चीजें पूछी जाएंगी। आर्थिक भूगोल की बात करते हैं जो मानवीय संसाधन हो, उद्योग यातायात, विश्व के प्राकृतिक संसाधन, परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। आपको पता है आजकल बहुत ज्यादा हिट है क्या, सोलर एनर्जी है, अभी हाइड्रोजन के लिए बात चल रही है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। फिर आते हैं हमारे 5 मिनट राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। तो मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था मतलब राज्यपाल, पहले राज्यपाल कौन थे कौन नहीं हुए, मंत्रिमंडल कौन हुआ कौन, इस पर पूछा 3-4 दे दिया, उसने बोला कि कौन मुख्यमंत्री नहीं रहा है, विधानसभा, उच्च न्यायालय। मध्य प्रदेश में तीसरी पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था, तो पंचायती राज के लिए किताब आप लोग जो मैं दिया उसको पढ़ लीजिए। राज्य की अर्थव्यवस्था की बात करें तो जनगणना, आर्थिक विकास, प्रमुख उद्योग कौन से हैं, इसकी जाति जनजातियां कौन कौन सी हैं, राज्य की कल्याणकारी योजनाएं कौन, जैसे संबल योजना कैसी चल रही है, ठीक है, भवांतर योजना कैसी चल रही है, बलराम ताल योजना क्या चल रही है ना, मुख्यमंत्री जो है उद्यम श्रम योजना कैसी चल रही है। फिर आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटी से भारत का संविधान शासन प्रणाली। देखिए 1919 के पहले मत पढ़िएगा आप लोग, ज्यादा से ज्यादा करिएगा तो मार्ले मिंटो सुधार, अमॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पढ़ सकते हैं आप लोग, तो मार्ले मिंटो सुधार से पढ़िएगा 1909 से तो समझ में आएगा 1919 और 1935 याद रखिएगा, डिटेल में पढ़ना है। अगर आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ते हैं तो लक्ष्मीकांत में पूरा नहीं दिया गया है, 2-4 चीजें आपको अलग अलग नोट से पढ़नी पड़ेगी क्योंकि इनकी छोटी छोटी, कुछ गूगल से पढ़ लीजिए 1919 1935, गूगल से ना मिले कुछ और नोट से पढ़िए, तो एक अपना स्टैंडर्ड नोट्स बनाइए, ठीक है। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। संविधान सभा के बारे में, संघीय कार्यपालिका के बारे में, राष्ट्रपति, संसद के बारे में, नागरिकों के मौलिक अधिकार, यहां से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं।
संवैधानिक संशोधन से क्वेश्चन अभी लगातार चर्चा चल रहा है, 103 संशोधन जो हमारा ईडब्ल्यूएस का बड़ा चर्चा में हमारा। सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था की बात करते हैं हम, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, औद्योगिक विकास की बात करते हैं। ये थोड़ा सा इकोनॉमी है, जैसे बैंकिंग, जैसे भारत सरकार की जो बैंकिंग है, ये बताइए कि आरबीआई किसको रिपोर्ट करती है? केंद्र सरकार को रिपोर्ट करती है या वो पार्लियामेंट को रिपोर्ट करती है? ठीक, ये आप बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आरबीआई एक्ट किसके, मतलब आरबीआई हमारा किसके द्वारा रेगुलेट होता है? सीआरआर, एसएलआर, ठीक है, क्या होता है हमारा? यह बात करते हैं टास्क फोर्स जो बनती है वो कैसे बनाती है। यह हम बात करते हैं कि आजकल एक कमेटी चलती है, ठीक है, जो सीआरआर एसएलआर को घोषित करते हैं, उसमें कितने सदस्य, उसका चेयरमैन कौन होता है, ये बड़ी चर्चा है इसमें। फिर अब विज्ञान और पर्यावरण, ये है यूनिट 7। जो पहले टॉपिक देता था ना जनरल साइंस, उसको इसने बढ़ा दिया है। तो आपको जो मैं साइंस पढ़ाता हूं वो साइंस पर्याप्त है इसके लिए। विज्ञान बहुत मौलिक सिद्धांत, पहले जैसे मौलिक सिद्धांत का मतलब मैं बात को न्यूटन के नियम, आपको पता है एक मौलिक सिद्धांत है, बिल्कुल मूलभूत नियम है, ठीक है, उन सिद्धांतों का पालन करना ही करना है, क्योंकि साइंस उन्हीं पर टिकी हुई है। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धि, उपग्रह अंतरिक्ष, इसरो की बात करें, हम बात करें बायोलॉजी संस्था की बात करें, इस साल भी कुछ क्वेश्चन पूछा है। पर्यावरण जैव विविधता की बात करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की, इकोसिस्टम की बात करते हैं, पोषण, आहार, पोषक तत्व की बात करते हैं, मानव शरीर की संरचना की बात करते हैं, कृषि उत्पाद तकनीक कौन कौन सी कृषि उत्पाद के दिनों दिन इसकी तकनीकें बदलती जा रही हैं, खाद्य प्रसंस्करण की बात करते हैं। खाद्य प्रसंस्करण का मतलब होता है कि हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को आज बढ़ावा देने के लिए, रोजगार देने के लिए नए नए आयाम चल रहे हैं। इससे संबंधित क्या चीजें हैं? स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, हाँ सुनो सौरभ, यही है ना हमारे नोट्स में, स्वास्थ्य नीति स्वास्थ्य कार्यक्रम है ना, ये टाइप हो गया पूरा है ना, इसको देख लेना है ना, इसको बना लेना है। प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं प्रबंधन, ये भी होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, दिमाग रखें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। इसके बाद आता है हमारा अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। कुछ नहीं करना, आपको मैंने साल भर का जो करंट अफेयर दिया है, जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक का, और रोजगार निर्माण, ठीक है, ये पर्याप्त है इस पूरे के पूरे इसके लिए, क्योंकि खेल कूद संस्थाएं सब कुछ इसमें कंप्लीट हो गया है। तो यहां से आपको क्वेश्चन जो है उठाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, सिर्फ ये करंट अफेयर है, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन करंट पूछेगा आपका। ये आता है हमारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसमें कुछ नहीं। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं, रश्मि क्या है, ठीक है, हाँ गुड, भारती के क्या है, एक रोबोट है, रंजीत श्रीवास्तव ने बनाया, वेरी गुड। अब रश्मि, अब रश्मि जो सोफिया थी उसी का एक वर्जन है, सोफिया का वर्जन, इंडियन वर्जन क्या है, रश्मि। ये दिमाग में आपको रखना है। भारत में सीडैक क्या काम कर रहा है, भारत में इसरो क्या काम कर रहा है, भारत में ये देखना है कि जो हम रोबोटिक साइंस पर हम लोग क्या काम करें, कौन सी संस्था रोबोटिक साइंस पे काम कर रही है, भारत में कौन कौन से रोबोट के, या कि रोबोट किस आधार पे काम करता है, रोबोटिक्स की कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, ये सारी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट में आता है हमारा ये लगभग ये आयोग हैं, जैसे राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक संस्थाएं, जैसे निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, ये संघ लोक सेवा आयोग, मत पेश। तो आप लोग इसको सरसरी निगाह में नहीं पढ़ेंगे, 2020 में उसने बता दिया कि घुस घुस के पूछेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो एक आयोग पूछा उसने, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में पूछा ना उसने, आयोग के बारे में पूछा उसने, कहां गया हमारा, उसने पूछा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में बताइए कि कहां पर चर्चा की गई, तो उसमें था 118(3) ऐसे करके था ना। अब ये स्टूडेंट नहीं पढ़ता है, पता है कहां है, किसी के नोट्स में ना है, मैंने ऐड करवाया है नोट्स में। ये है जब देश में 1956 में राज्य पुनर्गठन का बना, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब ऐसे करके 8-9 राज्यों के लिए एक कानून बनाया गया था। उस कानून में पढ़ेंगे आप, कमाल की बात है ना, उस कानून में सेक्शन 118(3) पर बात की गई है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उसमें, अर्थात हर एक राज्य के लिए बात की गई है कि आप जो है 118 सेक्शन में चर्चा की गई कि हर एक राज्य क्या करेगा, अपने यहां एक लोक सेवा आयोग की स्थापना करेगा। और उस लोक सेवा आयोग के अंदर क्लॉज बनाया गया 1, 2, 3। अच्छा, मैंने इसको कैसे सर्च मारा, उसकी वजह मैं एक एडवोकेट हूं, हम लोगों के यहां कानून हम लोग पढ़ाते ही पढ़ाते, हम लोग ये पढ़ते रहते कानून को। तो जैसे मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ, तो जो मध्य प्रदेश, ये कानून 118 सिर्फ एमपी के लिए नहीं है, अदर राज्यों के लिए भी है, ठीक है। उसमें वो एक कानून बना 1956 में, उस कानून के तहत ये क्वेश्चन पूछा है। तो अब आपको थोड़ा सा घुस घुस के पढ़ना पड़ेगा, ये आपके लिए दिमाग रखना, ठीक है। स्वरोजगार पंजीयन की डेट चली गई है, तो क्या करें, एक ही काम करिए, जाइए उसको प्रमाणीकरण करवाइए, ठीक है, उसको जाकर रिन्यू करवाइए। आगे बढ़ते हैं।
तो ये सारे आयोग हैं। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा आपको कि आप इनके अध्यक्ष को याद रट लिए, आप इनके सदस्यों को रट लिए, ऐसा नहीं है। आपको इनके बताना है अपील कैसे कर सकते हैं। जैसे आपको पता अभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से क्वेश्चन पूछा कि कितने दिन में अपील की जा सकती है। उसने पूछा था 90 दिन, उसने पूछा 60 दिन, उसने पूछा 30 दिन। आपको दिमाग को रखना है अपील कैसे कर सकते हैं। और याद रखना, ये जो आप लोगों को, कुछ लोग यूट्यूब में एक बड़ा खतरनाक आजकल कार्यक्रम चल गया है, सारे आयोग करें मात्र एक ही वीडियो में, मात्र 2 घंटे में सारे आयोग। या कि वो पागल है या कि वो बेवकूफ है, और सबसे बड़े बेवकूफ हम, जो हम ये भरोसा कर लिए कि सारे आयोग 2 घंटे में बंदा करा सकता है। पॉसिबल ही नहीं है। तो व्यूज कमाने के नए नए तरीके हैं, और हो भी क्यों ना, उन्हें अच्छे से पता है कि बच्चों को चाहिए शॉर्टकट। टाइम है ना, शॉर्टकट मत पढ़ो, मेरी बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपको सिर्फ पीटी पास करके आपको जॉब तो नहीं मिलने वाली। तो क्या करो, पीटी में बस निकलना है। पीटी में 80 नंबर नहीं लाना है, पीटी में बस 70 तक रखना है। 70 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 69 से 70 भी क्वेश्चन सही होने चाहिए। बस मार्क्स लाना है कहां, मेंस में। और मेंस के लिए पढ़ना पड़ेगा आपको। क्या ताकत है राष्ट्रीय बाल आयोग की, क्या ताकत है। अब एक प्रश्न पूछता है उसमें कि क्या कारण है कि इतने आयोग होने के बावजूद भी आज भी भारत में बच्चों का अधिकार और बच्चों का शोषण रुका नहीं है। संक्षिप्त में व्याख्या करें। तुम कर लोगे कि आयोग के अध्यक्ष है, 6 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, इसमें एक आर्टिकल के तहत कर ही नहीं सकते आप लोग। इसके लिए आवश्यक है कि उसके क्या दिशा निर्देश हैं, वो क्या ग्राउंड लेवल पे काम करते नहीं करते हैं, सामाजिक सपोर्ट उनको मिलता नहीं मिलता, बहुत सारी चीजें। तो कुल मिलाकर के ये रहेगा, इसको अच्छे से पढ़िए। राष्ट्रीय महिला आयोग, क्या वजह है इतने आयोग होने के बावजूद भी आज भी महिलाओं पर हो रहे अत्याचार नहीं रुक पा रहे हैं, क्या करेंगे। ये मुख्य परीक्षा में पूछेगा और इंटरव्यू में फट से पूछेगा, जब आप इंटरव्यू में बढ़िया बैठेंगे, आप क्या करना चाहते हैं। सर मैं देश का ना, सर मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं एसडीएम बनना चाहता हूँ सर। अच्छा ठीक बेटा, अच्छा बताओ महिलाओं के लिए क्या करेंगे आप जैसे मान लीजिए आपकी पहली प्रेफरेंस क्या है, सर मेरी पहले प्रेफरेंस डिप्टी कलेक्टर। आप किसी जिले में डिप्टी कलेक्टर के पद पर हैं, आप बताइए महिलाओं के लिए आपके पास क्या उपाय है। तो ये बताओगे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष ये है, सदस्य ये हैं, पहली ये थी, आखिरी ये थी, नहीं ना। तो पढ़िए ना। कभी भी पीटी की तैयारी नहीं होती, अलग से तैयारी होती है मेंस की। मेंस का छोटा सा बच्चा है पीटी, ठीक है। तो प्लीज इस बात का अच्छे से ध्यान रखें। अच्छा मेरी क्लास में यही होगा, ठीक है। हम लोग खूब सारा डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, लेटेस्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, हाथरस केस पे डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि एक जब गैंगरेप हो, एक बाहुबली के द्वारा किया जाता है, तो एक अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को क्यों नहीं मिल पाता न्याय। क्या आज जब तक मीडिया में खबर न जाए तब तक थाने वाले रिपोर्ट नहीं लिखेंगे क्या। हमें इन ज्वलंत विषय पर लिखना है, ज्वलंत विषय को समझना है, इमोशन से हट करके काम करना है, तब ना मजा आएगा जी। कि रटना है, रटाने के लिए तो क्या है इसमें, ये बताओ। इसमें अगर अब हम बात करते हैं, अगर हम 300 अगर पद हैं, 20 गुना बच्चे निकलेंगे भाई। 300 पद हैं तो आप मान के चलिए 6000, और जो समान मार्क्स होंगे तो मान के चल रहा हूं कि 8000 बच्चे पीटी क्रॉस करेंगे, ठीक है। 8000 बच्चे पीटी अगर क्रॉस करेंगे तो सिलेक्शन तो लेंगे जी 300 ना, ये तो कराएंगे होंगे, करेंगे। बच्चों के कब कपा जाते हैं। तो मैंने ऐसे से बच्चे देखे मुख्य परीक्षा में बैठ कर कैसे देख रहे होते हैं, देखा क्या लिखे उसमें, लिखा है उसमें क्वेश्चन है कि उलगुलान के बारे में लिखिए। उलगुलान, इसमें ऑप्शन क्यों नहीं दिया, 3-4 ऑप्शन दे देते, हम टिक मार देते, क्या लिखेगा। तो आपको ऐसे लोगों में सम्मिलित नहीं होना है। इसलिए मैं आपको एक चीज पहले से बता रहा हूं, अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है तो टाइम पास नहीं करना है, तो इसको पढ़ना है आपको। जैसे एक बात बताया, हम पढ़ना है, जैसे हम मत प्रेस लोक सेवा की बात पढ़ रहे हैं, ठीक है। यह बात कर नियंत्रक के महालेखा परीक्षा की बात कर रहे हैं, कैग की बात कर रहे हैं, कितना अच्छा है। इस पे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा सकता। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन सीधे पूछेगा कि कैग देश का वह प्रहरी है, देश का वह प्रहरी है जो क्राइम होने के बाद
अलार्म करता है, उस अलार्म का भी कोई महत्व नहीं होता है। अब जो आप में से समझदार होगा समझ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं कि कैट, इसका नाम है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। मैं तो कहता हूं नियंत्रक है ही नहीं है, सिर्फ महालेखा परीक्षक है। अभी क्वेश्चन उठ सकता है कि भारत में जो एक संस्था है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वो नियंत्रक ना हो करके वो एक महालेखा परीक्षक मात्र है। जिसको पता होगा वही ना लिखेगा जी। वो क्वेश्चन पूछ लेगा ब्रिटेन और भारत के महालेखा परीक्षक की विवेचना करिए, तो ब्रिटेन में खर्च होने से पहले खड़ा हो जाता है सीए जी, हेलो इधर काहे का पैसा निकाल रहे हो। भारत में खर्च होने के बाद कहता है इन्होंने इतना खर्च किया, तो क्या कर लोगे? मेरी बात समझ रहे हो? एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जी तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या वजह है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग इतने सालों से काम करते हुए भी आज भी जिनके साथ वास्तविक में समस्या होती है उन तक इसका उपचार नहीं पहुंच पा रहा है? सुझाव दीजिए। बहुत सही तरीके से ऐसे ही हमारा सूचना आयोग, जैसे हम कर सकते हैं सूचना आयोग, लीजिए हम सूचना आयोग की बात करते हैं। हमारा एक आरटीआई आया, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आज भारत में आरटीआई का प्रयोग सही दिशा की जगह इसका दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है, इस पर अपनी टिप्पणी लिखें। अरे तुम्हें पता होगा कि कहां किया जा रहा है। आज दुश्मनी निकालने के लिए आरटीआई का प्रयोग किया जा रहा है। मेरी किसी अधिकारी से दुश्मनी हुई, थोड़ा सा बाहर हुए, मैं आरटीआई का लगा रहा हूं, उसका समाज के लिए कोई मतलब नहीं है। सरपंच कोई है, सरपंच से पैसा निकालने के लिए आरटीआई लगाई जा रही है। मतलब सरपंच से इसलिए नहीं आरटीआई लगाई जा रही कि ग्राम पंचायत के हम वास्तविक में स्थिति को जान सके। अब सरपंच जो पढ़ा लिखा है व्यक्ति है, सरपंच उस वकील से डर रहा है जो उस गांव में है। हम लोग जब जाते हैं अपने गांव तो सरपंच जो होता है वो एक सोचता है, पता क्या सोचता है, गली में मिलता है तो अगर हम तो पहचान भी नहीं पाते, उजर मिल को, और भैया नमस्कार, हम बोले कौन है, बोले रे हमारे गांव का सरपंच है, और भाई साहब नमस्ते नमस्ते नमस्ते, और सब ठीक, भोपाल से बढ़िया। वो इसलिए कह रहा है कि उसको गलती से भी मेरे दिमाग में ना आ जाए कि इस जो नाला बना था, ये नाले में कितना पैसा लगा, उसको पता है वकील है, लगा देगा, किस लगाएगा और फिर आरटीआई उससे मंगवाएगा। तो हम लोग ऐसी चीजें का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आज इसका प्रयोग कम, दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। तथ्यों के साथ व्याख्या करें, करिए व्याख्या। क्लियर? ऐसे ही राष्ट्रीय हरित अधिकरण, खाद्य संरक्षण आयोग इत्यादि, खाद्य संरक्षण आयोग होने के बावजूद भी भारत में जब समय आता है उत्सवों का तो अत्यधिक मात्रा मिलावटी सामान देखने को मिलता है। तो क्या खाद्य संरक्षण आयोग अपनी कार्य करने में सक्षम नहीं है? टिप्पणी करिए। अब ये नहीं कि पूरी तुम आलोचना भर दो, आपको ना तो आलोचना करनी है ना आपको वाहवाही करनी है, आपको करना है समालोचना। क्या करना है? समालोचना। राज्य के खिलाफ कभी मत मुख्य परीक्षा में लिखिएगा, ना इंटरव्यू में बोलिएगा। कभी आपसे क्वेश्चन पूछे आपको बीजेपी पसंद है कि आपको कांग्रेस, कभी मत बोलिए कि मुझे बीजेपी पसंद है, कभी कांग्रेस पसंद है, कभी मत बोलिए। अगर कभी बोलिए, कभी अगर आंसर लिखिए कि भारत की आज वर्तमान स्थिति क्या है, या खराब हो रही है अच्छी हो रही, तो आप कभी भी पार्टी का नाम ना लिखे, क्या बोलिए, लिखिए उसमें लिखिए कि 16वीं सरकार, 16वीं लोकसभा में उपस्थित सरकार, या इससे इस इरा में लोकसभा उपस्थित सरकार, किसी व्यक्ति का नाम देने से बचिए। आपको देखेंगे, आप जब वो देखेंगे कि यार ये बहुत खतरनाक पर्सन है, ठीक है, सबसे बच रहा है, क्योंकि हो सकता है भाई उसमें कोई बीजेपी वाला कॉपी चेक कर रहा हो, वो तुम्हारी सत्यानाश कर दे, कांग्रेस वाला कॉपी चेक कर रहा हो, वो सत्यानाश कर दे। क्योंकि कौन बैठे हैं आयोग वगैरह में? यही बैठे हुए हैं प्रोफेसर जो होते हैं। आपको पता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बड़े बड़े महामंत्री होते हैं, कौन? प्रोफेसर जी होते हैं। आपको पता हो आरएसएस में कौन होता है? प्रोफेसर ही होते हैं। तो अगर वो प्रोफेसर हैं और आपने आरएसएस की विचारधारा को फालतू वो चीज लिख रहे हैं, आपको समालोचना, आपको नंबर लाने भैया। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। इसलिए पहले से सीखना है आपको कि हमें करना क्या है। आप डीएसपी बन के बैठे, आपके थाने में लड़की आ गई, घर से ठीक ठाक आई थी, रास्ते में अपने खुद के कपड़े फाड़े और आपके सामने कर दी, साहब तुम्हारा मेरे को पूरा फाड़ के रख दिया। साहब इमोशनली होकर कहने लगे, चल बता बहन कहां हुआ ऐसा काम। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन, आप आया आपके पास, इन्वेस्टिगेशन बैठाओ, कहां हुआ क्या हुआ, तथ्यों की जानकारी उठाओ कि वास्तविक की है कि नहीं की है। वहां भी जाकर के देखो, तथ्य को उठा कर देखो। वो अधिकारी सबसे फिट होते हैं। तुम बह गए इसी की भावना के साथ तो दिक्कत हो सकती है। थैंक यू सो मच, अपना सभी लोग ध्यान रखेंगे। और डेमो क्लासेस पहले होंगी
और डेमो क्लासेस के बाद ही आप लोग जो है इसमें एडमिशंस लीजिएगा। और आज से एक सीरीज शुरू हो रही है, उस सीरीज को देखना मत भूलिए। एमपीपीएससी की आज 12 बजे एक सीरीज लग रही है एमपीपीएससी की ओल्ड पेपर से। पहली बार होगा ऐसा जब पूरे मध्य प्रदेश में कोई एक ऐसा शिक्षक, कोई एक ऐसा यूट्यूब चैनल आपके पास एक सीरीज लेके आ रहा है प्रीवियस ईयर पेपर की। आप लोग कहेंगे सर हर कोई कराता है, गलत दोस्त। ये सीरीज ऐसी होगी, एक तो पहली सब्जेक्ट वाइज, किसकी वजह से? सब्जेक्ट वाइज। दूसरा सीरीज इसमें क्या खासियत है, इसमें एक विकल्प नहीं, चारों विकल्पों पर चर्चा। तीसरा पूरा पिक्टोग्राफ के साथ होगी, पीपीटी के साथ होगी, मतलब इसके आपको जो पीडीएफ वगैरह आपको तुरंत उपलब्ध होगी आपके एप्लीकेशन में। चौथी चीज इसमें क्या सम्मिलित होगी, संभावित प्रश्न इससे क्या बन सकते हैं। तो पहली बार ऐसा होगा, आपके पास ये चीज आएगी। आज 12 बजे शुरू होगी और आज मैं कराऊंगा हिस्ट्री सब्जेक्ट ले रहा हूं। 2020 में जो क्वेश्चन पूछा है पीटी में उसकी चर्चा करेंगे, चारों ऑप्शन की चर्चा करेंगे, मजेदार करेंगे। ठीक है, तो आज से 12 बजे से मत भूलेगा। ठीक है सर, भाषा शैली कैसे विकसित करें? देखिए, भाषा शैली विकसित करने के लिए पर डे आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप मुझे भेजते रहिए, उसको चेक करेंगे। जैसे मैं आपसे बात करूं, अभी तक जो मैं चर्चा कर रहा था आपसे, कैसी चर्चा कर रहा था, वैसी मिक्स करके। लेकिन अगर आपको मैं भाषा शैली में जब मैं आपको क्लास दूंगा, ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मैं इस भाषा में नहीं पढ़ाऊंगा। कैसे पढ़ाऊंगा आपको मैं? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एक टॉपिक हमारा, जैसे सूचना आयोग। सूचना आयोग, भारत में सूचना आयोग की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि नागरिकों को सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार के योजनाएं, प्रयोजन और उनके उद्देश्यों की जानकारी जनता तक पहुंचाई जा सके। हमने देखा है कि विगत वर्षों में विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार, अनियमितताएं देखी गई हैं और साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जो हमारे भारत में जो प्रशासक और शासक हैं, ये अपने कर्तव्यों से कई बार विमुख हो जाते हैं। कर्तव्य परायणता नहीं है, निष्पक्षता नहीं है। इनकी हकीकत को जानने के लिए भारत सरकार के द्वारा लंबे आंदोलन के बाद कई विभिन्न संगठनों ने जब इस पे आंदोलन किए, तो आंदोलन के उपरांत भारत सरकार ने एक सूचना आयोग के साथ साथ आरटीआई, इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं, आरटीआई लिख सकते हैं, सूचना का अधिकार जो है स्थापित किया। सूचना का अधिकार संस्था स्थापित की। कैसे लगा आपको? आपको पता चल गया कि भाषा कौन सी प्रयोग करना है, हमें इस भाषा का प्रयोग करना है। और यह भाषा बहुत आसानी से सीखी जा सकती है एनसीईआरटी को पढ़ करके। ठीक है, यही भाषा को विकसित करना है आपको। मतलब एक चर्चा मैंने की आपको कि जब आपको पढ़ाऊंगा तो ऐसी भाषा का प्रयोग करूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग भी भाषा से क्या हो सके, अपने आप में रूबरू हो सके। क्योंकि जब हम भाषा से एक बार क्या हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं। देखो क्या शब्द है, अभ्यस्त। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं। और याद रखना, भाषा जब लिखेगा तो हिंदी में इंग्लिश मत डाल दीजिएगा। जैसे अक्सर टीचर जब पढ़ाते हैं, मैंने देखा है एमपी में टीचर क्या कर देते हैं, इस कॉन्सेप्ट को जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, चलिए नेक्स्ट करिए। नहीं, जब तक इस संकल्पना को, जब तक हम इस परिप्रेक्ष्य को सही तरीके से, इसकी अवधारणा को नहीं समझ लेते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। चलिए अगला, जब ऐसी भाषा का सुनेंगे बार बार, सुनते 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 आपको दिमाग में क्या हो जाएगा, बहुत शानदार हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश वालों की लैंग्वेज क्या होना चाहिए, 100 की सीधी एक बात है, सीधे एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही इंग्लिश वाले पुट करेंगे। एनसीईआरटी की लैंग्वेज भारत सरकार की लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो मैं आपको सारी चीजें आपको बता दिया हूं। ठीक है, जब मुख्य परीक्षा में बच्चे बैठते हैं ना, तो पता कैसे बैठते हैं, जैसे क्वेश्चन आया कि भारत में आज भारत का विकास दर विश्व के विकास दर से काफी आगे है, फिर भी भारत बहुत सारे बिंदुओं पर पीछे चल रहा है, चाहे वह मानव विकास सूचकांक हो या अन्य सूचकांक। इस पर टिप्पणी करें। तो बच्चा क्या लिखता है, आंसर शुरू करता है, भारत में टेक्नोलॉजी बहुत विकसित है, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं है कि कैसे क्या करें। अब देखना, दिमाग में कौन सी टपोरी भाषा चल रही है, इसके दिमाग क्या चल रही है, टपोरी भाषा, इसे कहते हैं टपोरी भाषा। ठीक है, अब वो हिंदी वाले से दिक्कतें होती है, हिंदी मीडियम से बच्चे के साथ। अब ये टपोरी भाषा से निजात कैसे पाए, तो उसको सोचता है कि क्लियर को क्या कहेंगे, कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे। क्योंकि हमने दिमाग में क्या भर रखा है, व्हाट्सअप, एक तो आप ध्यान रखा, व्हाट्सअप कॉलेज और फेसबुक यूनिवर्सिटी और इंस्टा कॉलेज, इनसे थोड़ा सा दूर रहेंगे आप, आचमन देखेंगे बहुत बड़ी मजा आएगा। क्योंकि मैं इनको दोनों को कॉलेज कहता हूँ, व्हाट्सअप कॉलेज और नहीं फेसबुक यूनिवर्सिटी है। व्हाट्सअप और इंस्टा ये दोनों कॉलेज है, यूनिवर्सिटी कौन है,
फेसबुक, क्योंकि फेसबुक दोनों को खरीद रखा है, ठीक है। तो इनसे जितना थोड़ा सा दूरियां बनाने का प्रयास करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। हाँ, मेरी ये डेमो क्लास यूट्यूब पे होंगी, और मैं तो दम से कहता हूं, जब आपको लगे कि ये मास्टर हमें पढ़ा सकता है भाई, तो भी आप एडमिशन लीजिएगा। दम से कहता हूं, उसमें किसी प्रकार के नहीं कि नहीं कोर्स लो कोर्स लो कोर्स लो। आपको लगे यार इस टीचर में, इस शिक्षक में इतनी क्षमता है कि हमारे अंदर क्षमता का निर्माण कर सकता है, हमारा एक जो कुछ अवधारणाएं हैं उन अवधारणाओं को अच्छे तरीके से समझा सकता है, और हमारी अवधारणाएं इस विषय को लेकर के क्या हो रही हैं, पूरी तरीके से हम उसमें संतुष्टि प्राप्त कर रहे हैं, तभी आप उसमें प्रवेश लें। अगर नहीं हो पा रही है तो प्रवेश वर्जित है। बात समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, थैंक यू सो मच। अब तो सभी लोग ध्यान रखिए। अच्छा, मैंने मेरी हिंदी इतनी अच्छी हो गई है कोर्ट में, कोर्ट की हिंदी बड़ी खतरनाक होती है, ध्यान रखना, कोर्ट की हिंदी बहुत खतरनाक होती है, ठीक है, तो बड़ा फायदा होता है इसका, ठीक। चलिए, हाँ, शाम को 6 बजे वाला बैच के बाद ही करेंगे, बिल्कुल टेंशन मैं समझ रहा हूं, क्योंकि एमपीपीएससी की तैयारी बहुत सारे ऐसे छात्र करते हैं, जो छात्र जॉब में होते हैं, कुछ जो लोग जो हैं पुलिस में होते हैं, कुछ लोग कहीं होते हैं, तो मैं शाम को ही बैच रखूंगा, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शाम का ही बैच रखेंगे। सर मुझे हाई कोर्ट बैच लेना है प्लीज, शायद लेट हूं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं आप जो भी पुरानी चीजों को लेकर के। चलिए, थैंक यू, और कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, क्योंकि आपका जो सुझाव होता है वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपके सुझावों के बाद ही हम अगली रणनीति को बना पाते हैं, और आपके सुझाव हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भी हम कोई नई लेक्चर जब कोई हम तैयार किया जाता है हमारे द्वारा, तो उस लेक्चर में, उस पूरे व्याख्यान में आपकी सुझावों का आधार पर ही उसमें जो है, उसमें हम जो कुछ इनपुट्स को डालते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपका नमस्कार, ठीक है। सर आपकी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज